बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोजे की हालत में भाभी ने मुझे धक्के देकर घर से निकाला और बोली कि जाकर किसी यतीम खाने में रहो। मेरे शौहर ने तुम्हारा ठेका नहीं लिया। सब मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। उसी लम्हे एक औरत जो गली से गुजर रही थी मुझे अपने साथ ले गई। बोली, तुम हसीन हो, आसानी से पैसा कमा सकती हो, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी नौकरी है। मैं मान गई। वो औरत दावत का कहकर मुझे तैयार करके अपने साथ एक फ्लैट पर ले गई। मुझ पर कयामत टूटने लगी क्योंकि वहां पर बिगड़े अमीरजादे मुझे हवस भरी नजरों से देखने लगे। इस सब के दरमियान आदिल शाह भी बैठा था जो सर्द नजरों से मुझे घूर रहा था। फिर रोजी की हालत में जब भाभी ने मुझे घर से धक्के देकर निकाला तो मुझे लगा जैसे मेरे वजूद की कोई हैसियत ही नहीं रही। मैंने बेयकीनी से दरवाजे की तरफ देखा, शायद वो मुझे वापस बुला ले, शायद वो पलट कर एक बार सोचे कि मैं कहाँ जाऊंगी। मगर उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, न ही कोई नरमी। उसके अल्फाज कानों में गूंज रहे थे, जाकर किसी यतीम खाने में रहो, मेरे शौहर ने तुम्हारा ठेका नहीं लिया। मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने इर्द गिर्द देखा। गली में खड़े लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे मैं कोई बोझ हूं, जैसे मैं वाकई इस दुनिया में अकेली हूं। कोई कुछ नहीं कह रहा था, कोई आगे बढ़कर यह नहीं कह रहा था कि मैं यहां रुक सकती हूं, कि मैं भी इंसान हूं, कि शायद मैं भी कहीं ताल्लुक रखती हूं। मैंने अपने आंसू जब्त किए और अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था, कोई जगह नहीं जहां मैं जा सकती। मेरे कदम खुद ब खुद सड़क की जानिब बढ़ रहे थे, मगर मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है। अभी मैं इसी परेशानी में थी कि अचानक एक औरत मेरे करीब आकर रुकी। वो मुझसे काफी बड़ी लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो बज़ाहिर नर्म थी मगर कुछ अजीब भी लग रही थी। उसने नरमी से कहा, तुम बहुत हसीन हो, इतनी मासूम सूरत के साथ तुम्हें किसी काम की कमी नहीं होगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी है जहां इज्जत भी है और अच्छे पैसे भी। मैंने हैरत से उसे देखा, समझ ही नहीं आ रही थी कि यह कौन है। मायूसी और बेबसी के आलम में मैं उसके साथ चल पड़ी, ये जाने बगैर कि मेरे मुकद्दर में क्या लिखा था। वो मुझे एक बड़ी गाड़ी तक ले गई और मैं बगैर कुछ कहे उसमें बैठ गई। मेरे जहन में कोई सवाल नहीं था, कोई शक नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। गाड़ी एक साफ सुथरी सड़क पर रवाना हो चुकी थी और मैं बस खिड़की के बाहर देख रही थी, जैसे सब कुछ किसी ख्वाब की तरह हो रहा हो, जैसे ये सब हकीकत ना हो। थोड़ी देर के बाद गाड़ी एक बड़े फ्लैट के सामने जा रुकी। वो औरत दरवाजा खोलकर बाहर निकली और मुझे भी साथ आने का इशारा किया। मैंने एक लम्हे के लिए इर्द गिर्द देखा। मेरे दिल में हल्की सी हिचकिचाहट हुई, मगर मैंने जल्दी से अपने अंदर के खौफ को दबाया और उसके पीछे चल दी। अंदर कदम रखते ही मेरी आंखें चुंधिया गईं। हर चीज चमकदार और कीमती थी। ऐसा घर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने हैरत से हर चीज को देखा, मगर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे लगा कि जैसे कुछ ठीक नहीं है, जैसे ये जगह मेरे लिए नहीं बनी। वो औरत मुझे एक कमरे में ले गई जहां पहले से एक बड़ी अलमारी, एक मेज और एक शीशे का आईना रखा था। वो मुस्कुराते हुए बोली, आज रात एक खास दावत है, तुम्हें वहां जाना होगा। तुम बहुत खूबसूरत हो, बस जरा सा और संवर जाओ, सब तुम पर फिदा हो जाएंगे। मेरे अंदर एक बेचैनी उठने लगी। मैंने आहिस्ता से पूछा, ये दावत किसके लिए है? वो औरत हंसी, बस कुछ खास लोग हैं, बड़े लोग, अमीर लोग। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस अच्छे से तैयार हो जाओ और वहां जाना है। सब कुछ बहुत आसान होगा। मैं खामोश खड़ी रही। दिल कह रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, मगर मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। मैंने जिंदगी में पहली बार सोचा कि अगर मैं यहां से भी निकल जाऊं तो कहां जाऊंगी, कौन मुझे जगह देगा। औरत ने मेरी तरफ एक महंगा लिबास बढ़ाया और कहा, ये पहन लो, फिर हम चलेंगे। मैंने लिबास पकड़ा, मगर हाथ कांपने लगे। मेरे अंदर सवालात उठने लगे, मगर वक्त कम था और मेरा फैसला मेरे हाथ से निकल चुका था। मैंने आईने में अपनी तस्वीर देखी तो एक पल के लिए खुद को पहचान न सकी। वही मैं थी, मगर पहले जैसी नहीं। लिबास कीमती था, मेकअप इतना नफीस था कि चेहरा और निखर आया था। मेरे बाल संवार कर कुछ यूं तरतीब दिए गए थे जैसे मैं किसी फिल्मी कहानी का कोई अहम किरदार हूं। मैंने हल्के से होंठों पर हाथ रखा। दिल में कहीं उम्मीद जागी कि शायद मेरी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। शायद वो औरत सच कह रही थी। शायद मैं वाकई एक अच्छी नौकरी पर आ चुकी हूं जहां मुझे इज्जत और सुकून मिलेगा। कमरे के दरवाजे पर उस औरत की आवाज आई, तैयार हो गई? चलो, देर हो रही है। मैंने एक आखिरी नजर आईने में खुद पर डाली, फिर सांस खींचकर दरवाजा खोला और बाहर आ गई। वो औरत पहले ही शानदार लिबास में तैयार थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे वो सब कुछ पहले से जानती हो, जैसे उसके लिए ये सब आम बात हो। हम दोनों एक बड़ी गाड़ी में बैठे और सफर शुरू हो गया। रास्ते भर वो औरत मुस्कुराती रही। कभी कभी कोई बात करती,
मगर मेरा दिल न जाने क्यों बेचैनी महसूस कर रहा था। बाहर शहर की रोशनियां तेज हो रही थी, जैसे ये रात किसी और रंग में ढलने वाली हो। आखिरकार गाड़ी एक बड़े और शानदार बंगले के सामने जा रुकी। मैंने इमारत की तरफ देखा। रोशनियों में नहाया हुआ एक आलीशान घर। अंदर से हल्की हल्की मौसीकी की आवाज आ रही थी, जैसे कोई शानदार महफिल जारी हो। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। हॉल में मौजूद मर्द और औरतें कीमती कपड़ों में मलबूस थे, कहकहे लग रहे थे। गिलासों की छन छन सुनाई दे रही थी। मैंने इधर उधर देखा और अचानक मेरा जिस्म सख्त हो गया। कई आंखें मेरी तरफ थीं, मगर उनमें कोई नरमी नहीं थी। ये नजरें ऐसी थीं जो मुझे घबराहट में मुब्तला कर रही थी। एक मर्द करीब आया, उम्र में मुझसे काफी बड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। नहीं हो। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर वो औरत जो मुझे यहां लाई थी मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे आगे बढ़ाने लगी। उसका लम्स नर्म जरूर था, मगर उसमें कोई जबरदस्ती थी। ये बहुत खास मेहमान हैं, वो औरत बोली। बहुत अच्छे लोग, बहुत इज्जतदार। जाओ, इनसे मिलो, इनसे बात करो। मेरा दिल बैठने लगा। यहाँ कुछ गलत था। यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो एक खतरा था, एक ऐसा जाल जिसमें मुझे धीरे धीरे धकेला जा रहा था। फिर अचानक मेरी नजर कमरे के दूसरे कोने में बैठे एक शख्स पर पड़ी। वो बाकी सबसे मुख्तलिफ लग रहा था। आदिल शाह का चेहरा रोशनी में वाज़ेह नजर आ रहा था, मगर मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये वही शख्स था जिसे मैंने चंद महीने पहले एक कमरे में जख्मी हालत में देखा था। मेरी नजरें उसके महंगे सूट, पुरएतमाद अंदाज और सख्त तासुरात पर जमकर रह गई। क्या वाकई ये वही था? मैंने एक पल के लिए खुद को झटका दिया, शायद मेरी गलतफहमी हो। मगर फिर अचानक एक धमाके की तरह वो रात मेरे जहन में लौट आई जब मैंने पहली बार उसे देखा था। कुछ अर्सा पहले जब मैं अपने कमरे में बैठी थी। वो रात तो बहुत तारीख थी। कमरे में सिर्फ एक मध्यम सी रोशनी जल रही थी। मैं अपनी ही सोचों में गुम थी जब अचानक खिड़की से एक आहट सुनाई दी। मैंने फौरन रुख मोड़ा और खौफजदा होकर खिड़की की तरफ देखा, और अगले ही लम्हे कोई शख्स तेजी से खिड़की के रास्ते अंदर कूदा। मेरी आंखें खौफ से फट गईं और मैंने जोर से चीखने के लिए मुंह खोला, मगर वो शख्स बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और उसने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। श्श, प्लीज मेरी मदद करो। उसकी सरगोशी कमजोर मगर शदीद थी। मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा। मेरे जहन में फौरन ख्याल आया कि शायद ही कोई चोर है, कोई मुजरिम जो छुपने के लिए मेरे कमरे में घुस आया है। मेरी जान को खतरा है, प्लीज बस कुछ देर के लिए मुझे यहां रहने दो। मैं खौफ के मारे कुछ बोल ही नहीं सकी। मैं उसके हाथ की सख्ती महसूस कर सकती थी, मगर उसके अंदाज में वहशत और बेबसी की एक झलक थी जो मेरे हवास पर छा गई। जब उसने अपना हाथ मेरे मुंह से हटाया, मैं एकदम पीछे हट गई। तुम कौन हो? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। वो लड़खड़ाया और मुझे उसके कपड़ों पर खून के धब्बे नजर आए। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, मुझे छुपने के लिए एक जगह दे दो, उसने कमजोर आवाज में कहा। मेरा दिमाग उलझ चुका था, मगर मैंने महसूस किया कि वो शदीद जख्मी था। अगर मैं उसे यहां से बाहर निकाल देती तो शायद वो ज्यादा देर जिंदा न रह पाता। मेरे अंदर खौफ और रहम के दरमियान एक जंग छिड़ गई। मैंने एक लम्हे के लिए खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था। कहीं कोई चौकीदार या भाभी आ गई तो मुझे भी बख्शा नहीं जाएगा। मैंने खुद को संभाला और तेजी से दरवाजा लॉक कर दिया। बैठो, मैं तुम्हारे जख्म देखती हूँ, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। उसने शुक्रगुजार नजरों से मेरी तरफ देखा और मुश्किल से चलते हुए बिस्तर के करीब जाकर बैठ गया। मैंने अपने कपड़ों के दराज से एक मरहम निकाली, कुछ रुई और पेन किलर्स उठाए और उसके करीब बैठ गई। ये दर्द कम करेगा, मैंने आहिस्ता से कहा और उसकी आस्तीन ऊपर की। उसका बाजू पूरी तरह जख्मी था, गहरा कट था जो अब भी रिस रहा था। मैंने पूछा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने धीरे से मरहम लगाई। वह हल्का सा कराहा मगर कुछ नहीं बोला। ये लो, पेन किलर खा लो। मैंने उसकी तरफ दवाई बढ़ाई। उसने खामोशी से ली और पानी के साथ निकल ली। कुछ देर के बाद उसकी सांसें कुछ हद तक मामूल पर आ गई, मगर मैं अब भी शदीद घबराहट का शिकार थी। तुम यहां ज्यादा देर नहीं रह सकते, मैंने आहिस्ता से कहा। मैं जानता हूं, वो बोला, बस चंद घंटे फिर चला जाऊंगा। वो कुछ देर मेरे कमरे में रहा। फिर जब उसकी हालत कुछ बेहतर हुई तो वो खामोशी से खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। वो आया भी अचानक था और चला भी अचानक गया था, और अब वो मेरे सामने खड़ा था। मगर वो जख्मी और बेबस शख्स नहीं था। वो एक ताकतवर, रोबदार और मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ शख्स था। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। मेरे दिमाग में बेशुमार सवालात उठ रहे थे। ये यहाँ क्या कर रहा था? ये तो एक आम आदमी लगता था, मगर ये तो किसी अमीर शख्स की तरह लग रहा है। मेरे दिल में उलझन बढ़ रही थी। आदिल ने मेरी आंखों में कुछ पढ़ लिया था,
क्योंकि उसने आहिस्ता से सर झुकाया, जैसे तस्लीम कर रहा हो कि मैं अब हकीकत के करीब पहुंच चुकी हूं। ये लड़की यहां नहीं रुकेगी। उसकी सख्त आवाज ने मुझे हकीकत में वापस खींच लिया। वो औरत जो मुझे यहां लाई थी वो गुस्से से मुस्कुराई। क्या मसला है आदिल, तुम्हें इससे क्या लेना देना? आदिल ने एक पल के लिए मुझे देखा, फिर आहिस्ता से बोला, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरी सांसें रुक गईं। ये सब क्या है? मैंने धीरे से पूछा। आदिल ने मुझे नजरअंदाज किया। वो सीधा उस औरत की तरफ देख रहा था। अगर तुमने दोबारा इसे यहां लाने की कोशिश की तो तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूं। उसकी आवाज में एक सर्द धमकी थी। वो औरत कुछ बोलने के लिए लब खोलने ही वाली थी कि आदिल ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे अपने साथ खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। मैं कहीं नहीं जा रही, मैंने मुज़ाहमत की। ये कोई इख्तियार की बात नहीं है, आदिल ने सख्ती से कहा। अगर तुम आज मेरे साथ नहीं चली तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं खुद को बचाने के लिए यहां आई थी, मगर अब ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। आदिल ने गाड़ी का दरवाजा खोला और सख्त लहजे में कहा, बैठो। मैंने उसकी आंखों में झांका। वहां एक अजीब सा इस्तराब था, जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा हो। गाड़ी के दरवाजे पर खड़ी मैं आदिल शाह की आंखों में देख रही थी। वही सख्त नजरें, वही बेरहमाना खामोशी, मगर आज उनमें कुछ और भी था। एक ऐसा राज जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। बैठो। आदिल की आवाज सख्त थी, जैसे ये कोई हुक्म हो, कोई दरखास्त नहीं। नहीं, मैंने जिद से कहा। मेरा दिल मुसलसल बेचैनी में मुब्तला था। आदिल की मुट्ठियां भिज गईं। उसने एक नज़र पीछे बंगले की तरफ डाली, जहां वो औरत अब भी खड़ी हमारी तरफ ही देख रही थी, जैसे इंतजार कर रही हो कि मैं कोई गलती करूं और दोबारा उसके जाल में फंस जाऊं। ये कोई इख्तियार की बात नहीं है। आदिल ने आगे बढ़कर मेरा बाजू थाम लिया। उसकी गिरफ्त सख्त थी, मगर तकलीफ दे नहीं। अगर तुमने आज मेरा साथ ना दिया तो तुम्हें ऐसी दलदल में धकेल दिया जाएगा जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तुम्हें मेरी परवाह क्यों है? मैंने आखिरकार वो सवाल पूछ लिया जो मेरे दिमाग में मुसलसल गर्दिश कर रहा था। आदिल ने गहरी सांस ली, जैसे वो खुद को काबू में रख रहा हो, जैसे वो किसी बड़ी बात को रोकने की कोशिश कर रहा हो। ये वक्त नहीं है इस पर बात करने का। उसकी आवाज मध्यम मगर सख्त थी। अभी सिर्फ इतना जान लो कि अगर तुम यहां रुकी तो तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुम नहीं, कोई और करेगा। मैंने एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर देखा। रोशनियों में नहाया हुआ वो आलीशान बंगला, वो औरत, वो सब लोग जो वहां थे, जिनकी आंखों में हवस थी, जिनके चेहरों पर जाली मुस्कुराहटें थी। मेरा दिल कह रहा था कि आदिल सच कह रहा है, मगर मेरे कदम जकड़े हुए थे। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैंने आहिस्ता से कहा। आदिल की नजरें मजीद सख्त हो गईं। ये भरोसे की बात नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी की बात है। अगले ही लम्हे बंगले के अंदर से चंद साए बाहर आते दिखाई दिए। वही लोग, वही मर्द जो मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे अब वो मेरे पीछे आने वाले थे। आदिल ने फौरन फैसला किया, चाहे तुम्हें यकीन हो या ना हो, मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ सकता, उसने कहा, और मेरे बाजू को मजीद मजबूती से पकड़कर गाड़ी में धकेल दिया। दरवाज़ा बंद हुआ और अगले ही लम्हे गाड़ी पूरी रफ्तार से वहां से निकल गई। गाड़ी आखिरकार एक पुराने मगर खूबसूरत घर के सामने जाकर रुक गई। ये जगह खामोश और सुनसान थी, मगर अजीब तौर पर पुरसुकून भी महसूस हो रही थी। दरवाज़ा खुला और आदिल शाह बाहर निकल आया। मैंने कुछ देर बैठे रहने का सोचा, मगर वो सीधा मेरी तरफ आया और दरवाज़ा खोल दिया। उतर जाओ, वो बोला। मैंने हिचकिचाते हुए कदम बाहर रखा और उस घर की तरफ देखा। यहाँ रोशनी मध्यम थी, हर चीज़ खामोश थी, जैसे सदियों से यहाँ कोई हलचल ना हुई हो। यहाँ महफूज रहोगी, आदिल ने डोटोक लहजे में कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे अंदर बेशुमार सवालात थे, मगर जबान से सिर्फ एक ही निकल सका, आपने मुझे क्यों बचाया? आदिल ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें किस दुनिया में धकेला जा रहा था। मेरे अंदर एक झुरझुरी सी दौड़ गई। मैं जानती थी कि वो सच कह रहा है। उसके अल्फाज में जो सख्ती थी वो मेरे लिए नई नहीं थी, बल्कि ये दुनिया मेरे लिए नई थी, जहां धोखा हर मोड़ पर मुंतजर था। ये घर पुरसुकून था, लेकिन मेरे दिल में सुकून नहीं था। आदिल शाह कम ही नजर आता था। वो ज्यादातर वक्त बाहर गुजारता, जब भी घर में होता तो ज्यादातर खामोशी में रहता। मैंने कई बार सोचा कि उससे पूछूं कि वो कौन है, उसने मेरी मदद क्यों की, लेकिन उसका रवैया ऐसा था कि कभी भी हिम्मत ही न कर पाई। आखिरकार एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं उसके बारे में जानने की कोशिश करूंगी। वो कमरे में बैठा कुछ पढ़ रहा था। जब मैंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं, उसने किताब से नजरें उठाई, मगर उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। वो जैसे पहले से जानता था कि मैं यह सवाल पूछूंगी। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, उसने दो टोक अंदाज में कहा। मैंने एक पल के लिए खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर जो बेचैनी थी वो मुझे खामोश नहीं रहने दे रही थी। लेकिन आप कौन हैं?
आपने मेरी मदद क्यों की? आदिल ने लंबी सांस ली, जैसे वो इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहता था, मगर फिर भी उसने धीमे लहजे में कहा, मैं एक शख्स हूं जो अपने माजी की गलतियां सुधार रहा है। उसके अल्फाज सुनकर मेरे अंदर मजीद सवालात उठे, मगर उसकी नज़रों में जो सख्ती थी उसने मुझे मजीद बोलने से रोक दिया। मैं खामोश हो गई, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया था कि आदिल शाह की ज़िंदगी में भी कोई राज था, कोई ऐसा दर्द जो वो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैं कमरे में खामोशी से बैठी हुई थी जब अचानक मेरा फ़ोन बजा। मैंने हैरत से स्क्रीन देखी। नंबर पहचानने में देर नहीं लगी, ये भाभी का फ़ोन था। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो क्या चाहती थी? क्या उसे अब मेरी याद आ गई थी? मैंने कुछ लम्हे सोचा, फिर कॉल रिसीव कर ली। तुम कहाँ हो? फ़ौरन वापस आ जाओ। भाभी की आवाज़ सख्त और हुक्म देने वाले अंदाज में थी, जैसे वो अब भी समझती थी कि मेरा उस पर कोई इख्तियार नहीं। मैंने फ़ोन सख्ती से पकड़ लिया और गहरी सांस ली, फिर मजबूत लहजे में जवाब दिया, अब मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। तुम्हें पता भी है लोग क्या कह रहे हैं? वो गुस्से से बोली। मेरे अंदर गुस्सा और दुख दोनों एक साथ उठे। यही लोग थे जिन्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी, जिन्होंने मुझे धक्के देकर बाहर निकाला था, और आज इन्हें मेरी याद आ रही थी सिर्फ इसलिए कि लोग सवाल कर रहे थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सख्ती से कहा। फ़ोन की दूसरी तरफ कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर भाभी की आवाज़ आई, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम कहाँ हो? तुम्हारे साथ कौन है? तुम नहीं जानती कि तुम किस खतरे में हो? मैं तंजिया हंसी। जब मैंने दरवाजे पर खड़े होकर तुमसे इल्तिजा की थी, तब तुम्हें ये फिक्र क्यों नहीं थी कि मैं कहाँ जाऊंगी? तब तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं किस खतरे में पड़ सकती हूँ? भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसकी खामोशी को अपनी जीत समझा और बगैर कुछ और कहे फ़ोन बंद कर दिया। मैंने फ़ोन मेज़ पर रखा और अपनी सांसों को बहाल करने की कोशिश की। ये वही लोग थे जिन्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी, और आज जब मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी तो इन्हें मेरी ज़िंदगी में दखल देने का हक नहीं था। एक दिन जब आदिल घर आया तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने वो मेरे सामने रखा और बोला, ये तुम्हारे लिए है। मैंने हैरानी से लिफाफा खोला। अंदर एक मुलाजमत की पेशकश थी। मैंने हैरानी से आदिल की तरफ देखा। ये क्या है? मैंने आहिस्ता से पूछा। ये एक नौकरी है, आदिल ने संजीदगी से कहा। अब तुम अपनी ज़िंदगी खुद संवार सकती हो। मुझे लगा जैसे एक नई दुनिया मेरे लिए खुल गई हो। मैंने हमेशा सोचा था कि ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए अपनों का साथ ज़रूरी होता है, मगर अब महसूस हो रहा था कि अपनी मेहनत ही असल सहारा है। ये काम क्या है? मैंने पूछा। ये एक छोटी सी आर्ट गैलरी में है, वहाँ तुम्हें काम सीखने का मौका भी मिलेगा और ख़ुद को संवारने का भी। मेरे लबों पर एक कमज़ोर मुस्कुराहट आई। शायद ये सब एक नया आगाज़ की अलामत थी। मैंने हामी भर ली और अगले दिन ही काम पर जाने के लिए तैयार हो गई थी। जब मैं गैलरी पहुंची तो सब कुछ नया था। नए लोग, नई जगह, एक नया माहौल, मगर ये सब देखकर दिल में खुशी का एक हल्का सा एहसास पैदा हुआ। यह जगह कम अज़ कम महफूज थी। यहाँ मुझे वो नज़रें महसूस नहीं हो रही थी जो मुझे कहीं और मिलती थी। आदिल शाह ने मुझे एक मौका दिया था, मगर अब ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसे कामयाब बनाऊं। मैंने तहैया कर लिया था कि मैं खुद को कभी भी कमज़ोर नहीं होने दूंगी। मैंने ज़िंदगी के एक नए बाब का आगाज़ कर दिया था, मगर किस्मत मुझे इतनी आसानी से आज़ाद नहीं होने देना चाहती थी। एक दिन जब मैं गैलरी के बाहर खड़ी अपनी बस का इंतज़ार कर रही थी, अचानक किसी ने मेरा बाजू थाम लिया। मैं चौंक कर पीछे मुड़ी और हैरत से आंखें फैल गई। वही औरत जिसने मुझे धोखा दिया था मेरे सामने खड़ी थी। तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने गुस्से से कहा। वो औरत हंसी। उसकी मुस्कुराहट में वही चालाकी थी जो मैं पहले समझ नहीं सकी थी। तुम्हें लगता है कि तुम बच गई? मेरे अंदर एक खौफ की लहर दौड़ गई, मगर मैंने खुद को संभाला। मैं अब तुम्हारे किसी झांसे में नहीं आऊंगी। झांसा? वो औरत मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में चमक खतरनाक थी। ये दुनिया इतनी आसान नहीं है लड़की। तुम भाग तो गई हो, मगर ये रास्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ। मेरा दिल धड़कने लगा। क्या वो दोबारा मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुसने वाली थी? मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम्हें लगता है कि वो आदिल शाह तुम्हारी हिफाजत करेगा? उसने सरगोशी में कहा। दुनिया में सब कुछ कीमत मांगता है, और तुम भी अभी मुकम्मल आज़ाद नहीं हो। मेरे कदम पीछे हटे। मैंने जल्दी से रास्ता पार करते हुए बस में बैठने की कोशिश की, मगर मेरे अंदर एक बेचैनी भर गई थी। क्या वाकई मैं आज़ाद थी, या फिर ये औरत किसी और चाल में मसरूफ़ थी? घर पहुंचते ही मैं बेचैन थी। मुझे लगा जैसे मेरा माजी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। आदिल घर में बैठा था। जब मैं तेज़ी से अंदर आई, वो मेरी घबराहट देखकर सीधा खड़ा हो गया। क्या हुआ? वो औरत, मैंने सांस लेते हुए कहा। वो दोबारा मेरे सामने आई थी। आदिल के चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी छा गई। उसने आहिस्ता से कहा, अब तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा।
मैं हैरान रह गई। यह आदमी मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहा था? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आदिल ने गहरी सांस दी, जैसे किसी बहुत गहरे जख्म को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वो बोला, मेरी जिंदगी में बहुत सारे दुश्मन थे, बहुत से लोग मेरे खून के प्यासे थे, और उन्हीं से बचने के लिए मैंने उस दिन तुम्हारी मदद मांगी थी। एक पल के लिए उसने मेरी तरफ देखा, जैसे मुझे याद दिलाना चाहता हो कि वो रात महज एक इत्तेफाक नहीं थी, लेकिन आज तुम्हें मेरी मदद की जरूरत थी। उसने मेरी आंखों में झांका, जैसे वो मुझ पर यकीन करवा रहा हो कि मैं जिस रास्ते पर थी वो तबाही के अलावा कुछ नहीं था। मेरी सांसें रुकने लगी। मैं तुम्हें वहां नहीं छोड़ सकता था। मैं वो सब दोबारा नहीं देख सकता जो मेरी बहन के साथ हुआ था। बहन? ये पहला मौका था जब आदिल ने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताया था। क्या मतलब? मैंने आहिस्ता से पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। आदिल ने लंबी सांस ली, जैसे किसी सदमे को याद कर रहा हो। मेरी एक बहन थी, बहुत मासूम, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो अपने ख्वाबों में गुम रहती थी। उसे लगता था कि दुनिया में हर कोई अच्छा होता है, कि हर हंसी सच्ची होती है, कि हर चमकने वाली चीज सोना होती है, मगर ऐसा नहीं था। मेरे दिल में खौफ बढ़ने लगा। वो भी उन्हीं लोगों के हत्थे चढ़ गई थी जिनके दरमियान उस दिन मैंने तुम्हें पाया था। वो भी एक चमकदार ख्वाब के पीछे गई, और जब हकीकत सामने आई तो बहुत देर हो चुकी थी। मेरी आंखें हैरत और दुख से फैल गईं। फिर मैंने आहिस्ता से पूछा। आदिल के चेहरे पर एक साया सा उभरा। फिर वो कभी वापस नहीं आई। खामोशी छा गई। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिली। मैंने सब रास्ते खंगाल दिए, सब रास्ते आजमा लिए, मगर कुछ हाथ ना आया। और एक दिन एक मुर्दा जिस्म मिला, जिसका चेहरा पहचाना नहीं जा सकता था, मगर उसके हाथ में वो कड़ा था जो मैंने उसे तोहफे में दिया था। मेरा जिस्म जैसे बर्फ हो गया। तब मैंने फैसला किया कि मैं अपनी बहन की तकदीर को किसी और की तकदीर नहीं बनने दूंगा। मैंने इस दुनिया को खंगाला। मैंने सीखा कि ये शैतानी जाल कैसे बुनते हैं। मैंने इन रास्तों को समझा जहां मासूम लड़कियों को बेचा जाता है, और मैंने खुद को इस जंग के लिए तैयार किया। तुमने क्या किया? मैंने बेताबी से पूछा। आदिल की आंखों में एक अजीब चमक उभरी, जैसे वो हर लफ्ज के साथ किसी गहरी याद में जा रहा हो। मैंने उन लोगों को खत्म करना शुरू किया जो इस गंदे कारोबार में मुलविस थे। मेरा दिल दहल गया, मगर ये काम इतना आसान नहीं था। ये लोग ताकतवर थे, इनके ताल्लुकात हर जगह थे, और वो हर उस शख्स को मार देते थे जो उनके रास्ते में आता। मैंने अपना असल चेहरा छुपाकर इस दुनिया में कदम रखा, और आहिस्ता आहिस्ता उनके भेद खोलने लगा। मैंने बहुत सी लड़कियों को आज़ाद करवाया, उनके शिकंजों से निकाला, मगर बहुत सी लड़कियां अपनी मर्जी से यहाँ आती थीं, और वो कभी वापस नहीं जाना चाहती थी। मगर जो ज़बरदस्ती लाई जाती थी, मैं उन्हें आज़ाद करवाने के लिए कुछ भी कर सकता था। मेरे जहन में जैसे कहानी के सारे टुकड़े जुड़ने लगे, और आज जब मैंने तुम्हें उनकी नज़रों के हिसार में देखा तो मैं जान गया कि तुम उनमें से नहीं हो जो अपनी मर्जी से आई हैं। मैं खामोश हो गई। मैंने तुम्हारी आंखों में वही खौफ देखा जो मैंने अपनी बहन की आंखों में उस दिन देखा था जब उसने मुझसे मदद मांगी थी, मगर मैं उसे बचा ना सका। मैं तुम्हें वहां नहीं छोड़ सकता था। उसकी आवाज़ में एक दर्द था जो मेरे दिल में उतर गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। यह सब इतना गैर मुतवक्किल था, इतना चौंका देने वाला था कि मैं कुछ लम्हे सांस लेना ही भूल गई। आदिल शाह वो शख्स था जो खुद को कातिल कहता था, मगर दर हकीकत वो उन लोगों के खिलाफ लड़ रहा था जो मासूम लड़कियों की जिंदगियों को जहन्नुम बना देते थे। तो तुम उन सबसे लड़ रहे हो? मैंने बेयकीनी से कहा। हाँ, और मैं लड़ता रहूंगा जब तक कि इस गंदगी का मुकम्मल खात्मा ना हो जाए। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर ये कमजोरी के नहीं बल्कि शुक्रगुजारी और एक नया एहसास के आंसू थे। वो अपनी बहन की मौत का बोझ अपने साथ लिए चल रहा था, और शायद अब वो अपनी माजी की गलती सुधारने की कोशिश कर रहा था। चंद दिनों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझ पर नजर रखे हुए। गैलरी में जाते हुए, रास्ते में, यहाँ तक कि खरीदारी के दौरान भी मैं कई बार किसी की मौजूदगी को महसूस कर चुकी थी, मगर जब भी मैं मुड़कर देखती कुछ नजर नहीं आता। पहले तो मैंने इसे अपना वहम समझा, मगर दिल कह रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। आदिल शाह ने पहले ही खबरदार किया था कि वो औरत और उसके साथी मुझे आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। वो हर हाल में मुझे वापस खींचना चाहते थे, और मैं जानती थी कि वो अपनी कोशिशों में शिद्दत लेकर आएंगे। एक शाम जब मैं गैलरी के बाद घर वापस आ रही थी, आदिल मेरे इंतजार में बैठा था। उसकी आंखों में वही सख्ती थी जो हमेशा खतरे का इशारा देती थी। वो लोग तुम्हारे आसपास मंडला रहे हैं, उसने संजीदगी से कहा। मेरी सांस रुकने लगी। क्या? वो औरत तुम्हें दोबारा फंसाने की कोशिश कर रही है। उसके कुछ आदमी तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं।
मुझे एक झटका सा लगा। वो मुझे क्यों नहीं छोड़ रही? मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। आदिल ने गहरी सांस ली। ये लोग किसी लड़की को नहीं छोड़ते। ये चाहते हैं कि जो एक बार उनके चुंगल में आए वो कभी बाहर न निकले। उनके लिए तुम सिर्फ एक मौका हो, एक मुनाफे का जरिया। मेरे दिल में खौफ ने जगह ले ली। मैंने खुद को आज़ाद समझा था, मगर ये लोग अब भी मेरे ताक़ुब में थे। तो मैं अब क्या करूं? मैंने बेबसी से पूछा। आदिल की आंखों में चमक उभरी। अब मैं इन लोगों को सबक सिखाऊंगा। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा। उसके लहजे में ऐसी संजीदगी थी कि मैं जानती थी कि वो मजाक नहीं कर रहा। मगर क्या वाकई मैं अब भी खतरे में थी? आदिल की सख्त तबीयत हमेशा मुझे उलझा देती थी, मगर अब मैं उसकी शख्सियत के दूसरे पहलू देखने लगी थी। वो हमेशा खामोश रहता था, ज़्यादा सवालात नहीं करता था, मगर जब भी ज़रूरत पड़ती वो मेरे लिए मौजूद होता। उसका अंदाज रोकने वाला होता था, मगर उसकी आंखों में कुछ और था। वो खामोशी से मुझे देखने लगा था, जैसे वो मेरा ख्याल रखना चाहता हो। जब हम घर की छत पर बैठे थे, मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, क्या तुम्हें वाकई मेरी परवाह है? आदिल ने एक लम्हे के लिए मुझे देखा, जैसे मेरे सवाल का वजन तोल रहा हो। फिर वो धीरे से मुस्कुराया और सरगोशी में बोला, शायद। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। आदिल शाह की मुस्कुराहट शाज़ो नादिर नजर आती थी, और जब वो मुस्कुराया तो उसमें एक अजीब सा सुकून था। तुम हमेशा इतना संजीदा क्यों रहते हो? मैंने पूछा। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि संजीदगी में ही एक ताकत है, वो बोला। मैंने गौर से उसे देखा। वो वाकई एक पुरस्कार आदमी था, एक ऐसा शख्स जो हमेशा खुद को सबसे दूर रखता था, मगर अब मैं महसूस कर रही थी कि वो मुझे अपने करीब आने दे रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, या शायद मुझे ऐसा लग रहा था। एक दिन जब मैं गैलरी से घर वापस जा रही थी, अचानक एक सुनसान गली में कुछ साए हरकत करते नजर आए। मैंने रफ्तार तेज कर दी, मगर उसी लम्हे वो मेरे सामने आ गए। वही औरत, वही चेहरा, वही जहरीली मुस्कुराहट। उसके साथ 3 आदमी और थे जिनकी आंखों में दरिंदगी थी। तुम बच नहीं सकती, वो औरत गुर्राई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, मगर रास्ता बंद था। हमने तुम्हें कहा था ना कि तुम यहां से बचकर नहीं जा सकती, उसके एक आदमी ने हंसते हुए कहा। मेरी सांसें बेतरतीब होने लगी। मैंने सोचा कि अगर मैंने कुछ ना किया तो ये लोग मुझे दोबारा उस जहन्नुम में घसीट कर ले जाएंगे। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर वो मेरे और करीब आ गए। और फिर अचानक जैसे उम्मीद ही खत्म होने लगी, एक गाड़ी तेजी से हमारे करीब आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक जाना पहचाना चेहरा नमूदार हुआ, आदिल शाह। उसकी आंखों में वहशत थी, मगर चेहरे पर वही खतरनाक संजीदगी। हाथ हटाओ इससे। वो औरत एक लम्हे के लिए पीछे हटी, मगर फिर मुस्कुराकर बोली, लगता है तुम्हें इस लड़की से ज्यादा ही दिलचस्पी हो गई है। आदिल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक कदम और आगे बढ़ाया। मैंने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। एक गुस्सा, एक तहफ्फुज देने की जिद, जैसे अब वो किसी को मेरे करीब भी नहीं आने देगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, वो आहिस्ता से बोला, मगर उसके अल्फाज में इतनी शिद्दत थी कि वो औरत और उसके साथी पीछे हटने लगे। लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। मैं जानती थी कि वो लोग दोबारा आएंगे, और शायद अब वक्त आ चुका था कि मैं खुद भी उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाऊं। आदिल की आवाज में जो शिद्दत थी वो वहां मौजूद हर शख्स को लर्जा रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसा खतरा था जिसने उन सबको चुप करवा दिया था। मैंने जिंदगी में कभी किसी को यूं धमकाते नहीं देखा था, और खास तौर पर कोई ऐसा शख्स जिसके अल्फाज में इतनी ताकत हो कि सब खामोश हो जाएं। वो औरत मुझे धोखा दे चुकी थी। एक लम्हे के लिए पीछे हट गई, मगर फिर जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम्हें लगता है कि तुम इसे बचा लोगे? तुम जानते भी हो कि तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है। आदिल ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी नजरें यकबस्ता थीं। ये मेरा वादा है, अब ये लड़की कभी तुम्हारी दुनिया में वापस नहीं जाएगी। वो औरत खामोश हो गई। उसके साथ आए लोग भी पीछे हटने लगे, जैसे उन्हें अंदाजा हो गया हो कि वो किससे मुकाबला कर रहे हैं। आदिल की ताकत महज अल्फाज में नहीं थी, उसकी मौजूदगी ही एक धमकी थी। उस रात जब हम वापस घर पहुंचे, मैंने अपना फैसला कर लिया। मैंने जिंदगी के इस नए मोड़ पर खुद को मजबूत बनाना था। अगले चंद दिनों में मैंने आदिल को पहले से भी ज्यादा मसरूफ देखा। वो कम बोलता था, ज्यादा वक्त फोन कॉल्स और मीटिंग्स में गुजारता था। जब भी उससे कुछ पूछने की कोशिश करती, वो मुख्तसर जवाब देकर बात खत्म कर देता। मुझे मालूम था कि वो किसी बड़े काम में लगा हुआ है, लेकिन वो मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर एक दिन मैंने खबर देखी, गैर कानूनी नेटवर्क बेनकाब इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोह की रफ्तार। मेरी आंखें हैरत से फट गईं। ये वही लोग थे, वही औरत, वही भेड़िए जिन्होंने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की थीं। वो सब कानून के शिकंजे में आ चुके थे,
उनकी गिरफ्तारी की तस्वीर टीवी पर चल रही थी और सबसे नुमाया चेहरा वो औरत थी जिसने मुझे धोखे से इस दलदल में धकेलने की कोशिश की थी। वो अब भी जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी आंखों में शिकस्त थी, खौफ था। पुलिस ने अचानक छापा मारा था। वो सब कुछ पहले से तयशुदा था। सबूत पहले ही इकट्ठे किए जा चुके थे। उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके थे और अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने फौरन आदिल की तरफ देखा। वो घर में ही था, मगर उसका चेहरा जज्बात से खाली था, जैसे उसे कोई परवाह न हो। ये सब तुमने किया? मैंने धीरे से पूछा। आदिल ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकन थी, मगर साथ ही एक अजीब सा इत्मीनान भी था। हाँ, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। कैसे? मैंने हैरानी से पूछा। ये सब बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो बोला। ये लोग न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर चुके हैं, और अगर मैं खामोश बैठा रहता तो ये सिलसिला कभी खत्म ना होता। मैंने उस औरत की तस्वीर पर दोबारा नजर डाली। वो जो कल तक अपनी चालाकी पर फख्र करती थी, आज बेबसी से सब कुछ देख रही थी। ये सब वाकई खत्म हो चुका है? मैंने धीरे से पूछा। आदिल ने एक लम्हे के लिए मुझे देखा, फिर धीरे से बोला, हाँ, सब खत्म हो चुका है। मैंने एक गहरी सांस ली। अब तुम आज़ाद हो, उसने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या वाकई अब मैं आज़ाद थी? क्या वाकई अब मैं माजी के साए से निकल चुकी थी? मेरी आंखें भर आईं। मैंने अपने आंसू रोक लिए। ये कमजोरी के नहीं, खुशी के आंसू थे। मैंने बहुत कुछ खोया था, मगर आज पहली बार महसूस हो रहा था कि शायद किस्मत ने मुझे दूसरा मौका दिया है। मैंने धीरे से कहा, शुक्रिया आदिल शाह। वो कुछ नहीं बोला, बस खामोशी से मुझे देखता रहा। आदिल के बदले ने मुझे मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर दिया था। अब मैं किसी के रहमो करम पर नहीं थी, किसी के धोखे में नहीं आ सकती थी। मैंने अपने काम पर पूरी तवज्जो देना शुरू कर दी। हर दिन एक नया चैलेंज था, मगर मैंने इन चैलेंजेस को कबूल करना सीख लिया था। अब मैं वो कमज़ोर लड़की नहीं थी जो किसी के सहारे की मोहताज हो। मैंने गैलरी में मजीद काम सीखना शुरू कर दिया था। अपनी ज़िंदगी को संवारने में मसरूफ़ हो गई थी। लोगों की नज़रों में अब वो तर्स नहीं था जो पहले होता था। अब मैं खुद अपने फैसले ले रही थी, अपनी पहचान बना रही थी। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। आदिल अचानक गायब हो गया। ये वो शख्स था जो हमेशा मेरे साथ था, जिसने मुझे हर खतरे से बचाया था, जिसने मेरे लिए वो सब कुछ किया था जो शायद कोई और ना कर सकता। मगर अब वो कहीं नहीं था। मैंने उसका नंबर मिलाया, मगर फ़ोन बंद था। मैंने उसके घर पर जाने की कोशिश की, मगर दरवाजे पर ताला था। कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ गया है। मेरे दिल में अजीब बेचैनी होने लगी। क्या वो मुझे छोड़कर जा चुका था? क्या उसने वो सब सिर्फ एक मदद के तौर पर किया था, और अब जब सब कुछ ठीक हो चुका था तो वो चला गया? मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि शायद वो किसी काम में मसरूफ़ होगा, शायद कुछ दिन में वापस आ जाएगा। मगर वक्त गुजरता जा रहा था और आदिल का कोई पता नहीं था। वो अचानक मेरी ज़िंदगी से यूं गायब कैसे हो सकता था? ये सवाल मेरे जहन में गर्दिश करने लगा, और मैं जानती थी कि जब तक मुझे इसका जवाब ना मिल जाए मैं चैन से नहीं बैठ सकती थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद आदिल किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ होगा, शायद उसे किसी अहम मामले को हल करना था, मगर दिल मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने उसके करीबी लोगों से पूछा, मगर किसी को कुछ मालूम नहीं था। गैलरी में काम करते हुए भी मेरा ध्यान बार बार भटक रहा था। हर बार दरवाजे की तरफ नजर जाती, हर बार दिल कहता कि शायद वो वापस आ जाए, मगर हर लम्हा मेरी उम्मीद कमज़ोर पड़ती जा रही थी। रात के वक्त जब मैं अपने कमरे में तन्हा बैठी थी तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो वाकई चला गया था? मेरे दिल की बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ने लगी। मैंने दोबारा उसका नंबर मिलाया, मगर फ़ोन बंद था। मैंने उसके घर के बाहर जाकर इंतज़ार किया, मगर वहाँ कोई नहीं था। मेरे अंदर एक खौफ सराहियत करने लगा था। अगर वो किसी मुसीबत में था, अगर वो किसी खतरे में था। आदिल के बगैर दिन गुजारना मुश्किल होता जा रहा था। मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो कहीं मसरूफ़ होगा, कि वो जल्द वापस आ जाएगा, मगर दिल में बेचैनी मुसलसल बढ़ती जा रही थी। मैंने उसके चंद करीबी जानने वालों से पूछा, मगर सब ने यही कहा कि आदिल ने कभी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। वो हमेशा तन्हा रहने वाला शख्स था जो अपनी परेशानियां खुद सहता था और दूसरों को बताने का आदी नहीं था। उसकी खामोशी मुझे और ज़्यादा बेचैन कर रही थी। मैंने उसके घर के बाहर जाकर भी इंतज़ार किया, मगर वो वहाँ नहीं था। दरवाजे पर लगे ताले को देखकर दिल अजीब सा हो गया। अगर वो वाकई जा चुका था, अगर वो ये सब ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी से आगे बढ़ चुका था, ये सवाल मुझे बेचैन कर रहा था। अगले दिन मैंने अपनी नौकरी से एक दिन की छुट्टी ली और आदिल के बारे में जानने के लिए निकल पड़ी। मैंने पहले उसके घर का रुख किया।
दरवाजे पर लगी जंजीर देखकर दिल मजीद बेचैन हो गया। मैंने उसके चंद जानने वालों से पूछा, मगर सबने कंधे उचका दिए, जैसे वो खुद भी कुछ नहीं जानते थे। मेरे दिल में एक खौफ उठने लगा, कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं। मैंने उसका नंबर कई बार मिलाया, मगर हर बार फ़ोन बंद मिला। आखिरी उम्मीद के तौर पर मैंने उस कॉफ़ी शॉप का रुख किया जहां वो कभी कभार आता था। वहां के मुलाजिम ने बताया कि वो कई दिनों से नहीं आया। ये सुनकर मेरी बेचैनी मजीद बढ़ गई। मैं गलियों में घूम रही थी, सोच रही थी कि अब कहाँ जाऊं, जब अचानक एक नामालूम नंबर से मेरे फ़ोन पर कॉल आई। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मैंने झिझकते हुए कॉल रिसीव की। हेलो, मैंने बेयकीनी से कहा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वही गहरी और मजबूत आवाज़ सुनाई दी, जिसे मैं कई दिनों से सुनने के लिए बेकरार थी। मैं ठीक हूँ, आदिल ने धीमी मगर संजीदा आवाज़ में कहा। मैंने गहरी सांस ली, जैसे किसी ने मुझे जीने की इजाज़त दे दी हो। तुम कहाँ हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम अचानक गायब क्यों हो गए? आदिल कुछ लम्हों के लिए खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, बस थोड़ा वक्त दो। उसके अल्फाज ने मेरे अंदर हजारों सवाल पैदा कर दिए, मगर मैं जानती थी कि वो फिलहाल कुछ नहीं बताने वाला। आदिल, मुझे सच जानना है। मैंने इसरार किया। अभी नहीं, लेकिन जल्द ही। उसने मुख्तसर जवाब दिया और कॉल बंद कर दी। मैं फ़ोन हाथ में लिए खड़ी रह गई। वो ठीक था, मगर किसी मुश्किल में था। फ़ोन की इस मुख्तसर कॉल ने मेरे दिल की धड़कनें तो बहाल कर दी थी, लेकिन बेचैनी और बढ़ा दी थी। आदिल ने कहा था कि वो ठीक है, मगर उसका लहजा थका हुआ और संजीदा था। वो हमेशा से कम बोलने वाला था, मगर इस बार उसकी खामोशी में कुछ ऐसा था जो मुझे मजीद परेशान कर रहा था। मैंने फ़ोन सख्ती से थाम लिया और ख़ुद को संभाला। वो कहकर गया था कि सब कुछ ठीक कर रहा है, मगर क्या वो किसी मसले में उलझा हुआ था? मेरे जहन में हज़ारों सवाल थे, मगर उनके जवाब मुझे खुद ढूंढने थे। मैंने सोचा कि अब मैं मजीद इंतज़ार नहीं कर सकती। आदिल ने मुझे कहा था कि उसे वक्त चाहिए, मगर मैं उसे अकेला छोड़कर सुकून से बैठने वाली नहीं थी। वो हमेशा मेरी हिफाजत करता रहा था और अब मेरी बारी थी। मैंने फैसला किया कि मुझे मजीद खोज लगानी होगी। मैं दोबारा उस कॉफ़ी शॉप पर पहुंची जहां आदिल कभी कभार आता था। मैंने वहां के मुलाजिम से पूछा कि क्या वो किसी को कुछ बताकर गया था। मुलाजिम ने नफ़ी में सर हिलाया। फिर मैंने सोचा कि वो कहाँ जा सकता है। मेरे जहन में एक जगह का ख्याल आया, वो पुरानी बंद फैक्ट्री जहां आदिल कभी कभार किसी अहम मामले पर लोगों से मिलने जाता था। वो हमेशा कहता था कि ये जगह उसके माजी से जुड़ी हुई है, मगर उसने कभी तफसील नहीं बताई। मेरे दिल में बेचैनी मजीद बढ़ गई। मैंने एक टैक्सी ली और उस सुनसान इलाके की तरफ रवाना हो गई। रास्ते भर मेरे दिल में खदशात उठते रहे। अगर आदिल वाकई किसी खतरे में था तो मैं उसे बचाने के लिए क्या कर सकती थी? जब मैं फैक्ट्री के करीब पहुंची तो सब कुछ सुनसान था। बाहर से देखने पर यह जगह वीरान लग रही थी, मगर अंदर एक अजीब सा एहसास जाग उठा कि आदिल यहीं हो सकता है। मैंने गहरी सांस ली और हिम्मत जमा करके फैक्ट्री के अंदर कदम रखा। यह जगह तारीख और खामोश थी। दीवारों पर पुरानी मशीनों के निशानात थे और फर्श पर मिट्टी जमी हुई थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। दिल की धड़कन मजीद तेज हो रही थी। अचानक किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा जिस्म खौफ से कांप गया। मैंने जल्दी से मुड़कर देखा और जो चेहरा सामने आया उसे देखकर मेरी सांस रुक गई। आदिल शाह मेरे सामने खड़ा था, मगर वो जख्मी था। आदिल को इस हाल में देखकर मेरा दिल लरस गया। उसका चेहरा थकन से भरा हुआ था, पेशानी पर हल्की सी चोट थी और लिबास मिट्टी और खून के धब्बों से भरा हुआ था। मैंने बेख्तियार उसके बाजू को थाम लिया। आदिल, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम कहाँ थे? मेरी आवाज़ कँप आ रही थी। आदिल ने एक लम्हे के लिए मुझे देखा। उसकी आंखों में वही संजीदगी थी जो हमेशा मुझे उलझा देती थी। मैं ठीक हूँ, उसने मध्यम आवाज़ में कहा। ये सब कैसे हुआ और तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? मैंने गुस्से और फिक्र के मिले जुले जज्बात के साथ पूछा। आदिल ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। मैं तुम्हें उस वक्त कुछ नहीं बता सकता था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम सच जान लो। मैंने बेचैनी से उसकी तरफ देखा। वो लोग जिनसे मैंने तुम्हें बचाया था वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। जब मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई की तो मुझे मालूम हुआ कि उनके कुछ बड़े सरगना अब भी आज़ाद घूम रहे हैं। वो लोग सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि और भी कई मासूम लड़कियों को फंसाते थे। मुझे इस बात को यकीनी बनाना था कि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मेरा दिल जोर से धड़का। तो तुम उनके खिलाफ काम कर रहे थे? आदिल ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, और इसी दौरान उन्होंने मुझ पर हमला करवा दिया। मैं बच तो गया, मगर कुछ दिनों के लिए खुद को छुपाना ज़रूरी था। मैं नहीं चाहता था कि वो तुम तक दोबारा पहुंचे। मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी?
आदिल की नजरें मुझ पर गहरी हो गईं। मेरी परवाह से ज्यादा जरूरी था कि तुम महफूज रहो। मैं नहीं चाहता था कि तुम दोबारा उस जहन्नुम में जाओ। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने सोचा था कि वो मुझे छोड़कर जा चुका है, मगर हकीकत ये थी कि वो मेरे लिए एक और जंग लड़ रहा था। अब सब खत्म हो चुका है। उसने धीरे से कहा, अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने एक गहरी सांस ली। ये सब इतना गैर हकीकी लग रहा था, मगर अब मैं जान चुकी थी कि आदिल की गैर मौजूदगी मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी, ना कि मुझे छोड़ देने के लिए। कुछ दिन के बाद सब कुछ मामूल पर आ चुका था। मैंने गैलरी में दोबारा काम शुरू कर दिया था और आदिल अब सुकून में था। उसकी चोटें भी भर चुकी थी और अब वो पहले से ज़्यादा पुरसुकून और मुतमईन लग रहा था। एक दिन मैंने उससे पूछा, अब कोई मसला तो नहीं? आदिल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हारी जिंदगी में अब कोई खतरा नहीं रहा। ये अल्फाज मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी थे। वक्त गुजरता गया और मैंने अपनी जिंदगी के हर लम्हे को खुशी से गुजारने की कोशिश की। मैं अब पहले से ज्यादा मजबूत और खुद मुख्तार थी, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी, आदिल शाह। वो अब भी मेरे साथ था, मगर हमेशा की तरह खामोश और संजीदा। मगर अब मैं जान चुकी थी कि वो मुझसे दूर नहीं जाना चाहता था, वो हमेशा मेरे करीब रहना चाहता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? आदिल ने चंद लम्हों के लिए मुझे देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, जब तक तुम चाहोगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये खुशी के आंसू थे। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली थी और अब मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी, आदिल शाह के साथ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।